वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, औरन को शीतल करें, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं, और वो तमाम सारे लोग जो एक बार फिर से यहां पे जुटे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए आए हैं आज शो में शरीक होने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो शो में आते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। वो जो लोग बोलने के लिए आज आए हैं कोशिश करेंगे कि उनके पास जाएं, उनसे पूछें और उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जहां तक मुद्दे का सवाल है कि आज की बातचीत क्या, मैंने हमेशा कहा आपका मुद्दा सर्वोपरि है। आपका मतलब आप जो तमाम सारे लोग यहां पे हाजिर हैं या यहां पे मौजूद हैं, या जो आम जनता जो बात अपनी कहना चाहती है। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल कलर कर रखा है, जबरदस्त। भैया जी के दर्शन हो गए, बड़े दिनों में हुए, बड़े दिनों में दर्शन हुए, अजय तबीयत खुश हो गया। वाह साहब, आपने बहुत जबरदस्त कलर किया है। देख के नहीं, यही है कुछ, सब कुछ मिला के जो शो बनता है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज INDIA की समन्वय समिति की पहली बैठक, और उस समन्वय समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, उसकी कुर्सी खाली। संजय राउत जो वहां पे हैं शिवसेना के, उन्होंने कहा कि ये इसलिए खाली रखी जाएगी क्योंकि ईडी जो है अभिषेक बनर्जी से तहकीकात कर रही है, बातचीत कर रही है ईडी, लिहाजा INDIA की बैठक में TMC नहीं मौजूद थी। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं। INDIA का जो खाका तैयार हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे नजर रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग चुनाव की सरगर्मियों में हैं, निश्चित तौर से भैया जी कहीं की टीम भी सफर करेगी, चुनाव में इलेक्शंस में जाएगी और मैं भी जाऊंगा। लेकिन सवाल यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि पंजाब और हरियाणा में दो जगह ऐसे बयान हैं जो लगता होगा कैसे। मिसाल के तौर पे आम आदमी पार्टी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव, अभिषेक जी बैठे हैं, हरियाणा विधानसभा INDIA का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी। उसने कहा कि हरियाणा का जो चुनाव है हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस का मतलब नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, जब आप नहीं लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। 10 सीटें हैं हरियाणा पे, हम लोकसभा में लड़ेंगे अकेले। आम आदमी पार्टी कहती है कि लोकसभा के लिए INDIA का समन्वय है, विधानसभा के लिए नहीं।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब में हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने कहा कि आप लड़ेंगे अलग, तो हम भी पंजाब में अलग चुनाव लड़ जाएंगे। कहां से आना हुआ आपका? उड़ीसा से। हाँ, अब इसमें समन्वय कैसे होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बनेगी ये समन्वय समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल न खगा लिए, चुनाव में आप आए जा रहे हैं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, उमाशंकर जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे, अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौजूद हैं। मैं आम आदमी पार्टी से ही सवाल पूछना चाहिए भाई कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ये समन्वय समिति की बैठक काहे के लिए हो रही थी? अलग अलग खेमों में चुनाव लड़ना है तो कैसे बनेगा काम? देखिए प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। एक ऐसा चुनाव है जिसमें एक तानाशाही सरकार को, एक हिंदुस्तान के संविधान को हिलाने वाली सरकार को, संघीय ढांचे को तार-तार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। हमारे आज जो समन्वय बैठक हुआ उसमें जो चल रहा है उसमें एक सब ने बोला जो 3 M है, 3 म है, मतलब मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए देश को बचाने का चुनाव लड़ना है, संघीय ढांचे को बचाने का चुनाव लड़ना है और संविधान को बचाने का चुनाव। मैंने पूछा कि आप कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है हम अकेले लड़ेंगे पंजाब में, हरियाणा में, तो कैसे समन्वय है? हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है प्रतीक भाई, जो फरोज कमेटी है वो निर्णय लेती है कौन कहां कितना चुनाव लड़ेगा। अभी उसका बैठक होना बाकी है। जहां तक लड़ने या ना लड़ने के चुनाव वो हमारे लिए हाजी उठा पटक है, ऐसे ही उठा पटक में भारी रहोगे। बोले कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल अफेयर्स, इलेक्शन अफेयर्स की एक मीटिंग है, वो होनी है। तो मैंने पूछा कि अब ये मेरा सवाल है तो फिर काहे की समन्वय? बोले ये पहले जो बोला जा रहा है ये सिर्फ दबाव है कि जिसका जितना दबाव बन जाए उतनी कुर्सी सीटें मिल जाए, तो ये दबाव का खेल। कांग्रेस आने वाली है। जी समाजवादी पार्टी, देखिए किसी जीत के लिए जरूरी नहीं है। भगवान राम की जब सेना लंका पे चढ़ाई की तो उसमें तो बानर भी थे, भालू भी थे, सभी थे, लेकिन आखिरी में लक्ष्य क्या हुआ कि उनको हरा के माना कि लंका पर विजय प्राप्त की कि नहीं प्राप्त की। तो यही सबका है, उद्देश्य यही है कि जो सरकार केवल गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही, जो केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की केवल बात करती है। आज भी देख रहे हैं एक इवेंट होने जा रहा है G20 पर और तमाशा सजने लगा है। इन्हें तमाशा सजाना, हर खंबे पे टंगना है और तमाशा सजाना देश का पैसा। इन्होंने बयान दिया, मुझे बयान पे कोई एतराज नहीं, बस एक शब्द पे एतराज था, तानाशाही सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी ने कहा लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग, लोकतंत्र में जनता चुनती। कहां से आना हुआ आपका? मध्य प्रदेश। मैं आ गया मध्य प्रदेश। कहां मध्य प्रदेश में? सागर से। सागर से, बहुत अच्छी जगह है, आना होगा इस बार। सागर जरूर जाएंगे, शो करना है सागर में। जी कुछ कहना है आपको? बस यही है कि मोदी सरकार का अंत करना है 2024 में। मोदी सरकार ने पूरे देश में त्राही मचा रखी है। वाकई में तानाशाही की सरकार है, जैसा कि उन्होंने कहा। बोले कि 2024 में मोदी जी की सरकार का अंत करना है। जी मैं आ रहा जी प्रतीक जी, सबसे पहले राजस्थान में एक बस हादसा हुआ है, दुखद हुआ है, उसके उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब राजस्थान में बस दुर्घटना हुई है, समझाइए थोड़ा इनको, इस पे राजनीति मत कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इतनी समीकरण बांट रहे हैं तो मैं 1-2 लाइन कहना चाहता हूं। जहां G20 के बाद जनता खुशी में खा रही है खीर, विपक्ष को हो रही है चिढ़, और इनको अपने विपक्ष के गठबंधन पे शंका, भारत का विश्व में बज रहा है डंका। तो जनता को पता है कि G20 से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामायण की बात कर रहे थे, हनुमान जी की बात कर रहे थे। अरे अच्छा होता कि अखिलेश यादव टिंग टोंग करके कॉल लगा लेते और पूछते राहुल गांधी जी से कि इस बार जब आई.डॉट का बैठक करेंगे ना तो ये ए राजा और उदयन को मत बुलाना जो हिंदू को गाली देता है। तो सागर से आई हैं आप, क्या करती हैं आप? मैं पॉलिटिक्स में ही हूँ। हाजी जड़ पकड़ लिया आपने। अरे तो जड़ नहीं छोड़ देंगे। बोले भाई साहब आपने जड़ पकड़ ली। अरे भैया जड़ छोड़ देंगे तो हम भी तो लड़ेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे ना, हमको नहीं लड़ाओगे चुनाव?
हमको भी तो लड़ाओ चुनाव, एकदम एकदम। और ऐसा ही कलर करके चलूंगा। तो कौन सी पार्टी है आपकी? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। कोई बात नहीं। तो देखिए, एक बात मैं बताऊं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आपको स्वागत करना चाहिए। और नहीं भाई, देखिए नहीं, ये भी तो गलत तरीके से बोले हैं कि मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। मोदी कोई लौका का बतिया। अंदर यहाँ अंदर। क्या नाम है? आलोक रंजन सिंह। आलोक रंजन सिंह, बिहार में? बिहार मुजफ्फरपुर। समझ गए थे। क्या मोदी कोई लौकी की बतिया है जो उखाड़ के फेंक देंगे? बड़े बड़े को टोपी नहीं या कुत्ते को पैजामा। लेकिन मैं एक बात कह रहा था कि ये विमर्श है, ये डिस्कशन है, जिसमें कांग्रेस का भी कोई अगर कार्यकर्ता है तो स्वागत किया जाना चाहिए, उसका भी स्वागत होना। मैं आपका बहन बहुत स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और कांग्रेस में क्या हैं आप? मैं अभी वर्तमान में मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य हैं आप वहाँ पे सागर में। क्या नाम है आपका? ज्योति पटेल। ज्योति पटेल जी, अंदर आइए, अंदर आइए। सारे लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे इनका और आप वहां बैठेंगे। जिला पंचायत सदस्य, अरे मैं अपने घर में 3 वोट नहीं पा सकता। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, बैठिए, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके सुखद भविष्य की कल्पना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपका राजनीतिक जीवन खूब सफल हो, इसकी कल्पना करता हूं। बैठिए, बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी कोई लौकी की बतिया है? या उखाड़ के फेंक? लौकी बहुत छोटी जब होती है, बतिया मतलब बहुत छोटी, जब एकदम से बस फूल के बाद फल बनाई है, तो क्या मोदी कोई बतिया है जो उखाड़ के फेंक देंगे? गजब भैया, ये बिहार हो सकता है, इसके अलावा नहीं। बहरहाल विमर्श को आगे बढ़ाते हैं, आप लोग जुड़ते जाइए, बहस आगे बढ़ती जाएगी। जी देखिए, अभी इन्होंने कहा था कि अखिलेश जी को फोन करके राहुल गांधी को बोलना चाहिए, स्टालिन को ना बुलाएं। तो ये भी इनसे भी एक परामर्श इनको देते हैं कि आप भी जाकर के जो आपके राजभर जी हैं उनको भी नहीं बुलाना, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जो भी बीजेपी में आता है वो मोदी और योगी जी का जूता साफ करता है, ओबीसी जो भी आता है। तो अब वो भी आ गए हैं। दूसरा, संजय निषाद को भी नहीं बुलाना। उन्होंने भी कहा था कि राम कहीं दशरथ के पुत्र नहीं है, तो उनसे भी कह देना कि आप भी नहीं आए। जी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा लेट है, मैं नीति आ रहा हूँ आपके पास। जी जनाब। बाबूजी, मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक से? अरे हरियाणा में तो, हरियाणा में भी रोहतक, गजब है भाई। जहाँ से पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स चलती है। पूरी हरियाणा के, मुझे तो लगता है कभी कभी पूरे देश की राजनीति आप चला दें। हरियाणा की चलती है। मैं आप वालों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये एक भी सीट जीत जाएगा, मैं यहाँ अपना सिर मुंडा लूंगा। कौन लोग? मैं नहीं, कौन सी वाले हरियाणा के अंदर एक भी सीट जीत जाए एमपी की, मैं यहाँ अपना सिर मुंडवा लूंगा। अरे ना बाबूजी, अरे आपका सर बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजनीति में बाबूजी आपको मुझसे ज्यादा अनुभव है। बाबूजी, राजनीति में आपको हमसे ज्यादा अनुभव है, जीवन का अनुभव ज्यादा है, लेकिन राजनीति में अंतिम तौर पे कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, यही है। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? फिरोजाबाद जिला से। अरे फिरोजाबाद से आई हैं जी, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसे आना हुआ आज इधर? मैं तो आपको देखने के लिए आई थी। अरे तो आपने बोला होता मैं फिरोजाबाद आ जाता। मैं तो आई थी यहाँ पे दवा लेने। दवा ले ली बहन? हाँ, दवा ले ली। क्या सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक है ना? सब ठीक है। किसके साथ आई? मेरा बेटा आया है। क्या कर रहे हो बेटा? बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कहाँ से? गलगोटिया से, नोएडा से। नोएडा से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेड कौन सा है तुम्हारा? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आगे बढ़ता हूँ। अभिषेक जी नीति जी बोला था जी। देखिए, विपक्ष की इस समय हालत ऐसी हो चुकी है कि ये कहीं के नहीं रह गए हैं। आज ईडी की ईडी ये करते हैं, अगर आप इनका इतिहास खंगालेंगे तो 1947 से लेकर आज तक केवल और केवल धर्म के नाम पे देश को बांटा, तुष्टीकरण की राजनीति करी और दुनिया भर के घोटालों के सरताज हैं। इनके यहाँ तहजीब भी बिकती है।
यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा आप दाम तो लगाए। यहाँ तो इनके अरमान भी बिकते हैं, इनका ईमान भी बिकते हैं। और यहाँ पर मैं दिल्ली में बैठी हूँ सर, दिल्ली में एक मंत्री ऐसा आया जो बोलता था कि मैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़ा हूँ, जो बोलता था कि मैं लोकपाल बिल के अगेंस्ट खड़ा हूँ, जो बोलता था मैं सत्ता पक्ष में नहीं होऊंगा, जिसने अपने गुरु अन्ना की टोपी को उछाला। आज उन्हीं के, मैं कोट कर रही हूँ, उन्हीं के साथी कुमार विश्वास ने क्या बोला है पता है? कि हिंदुस्तान की राजनीति में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक एड्स है, इनसे बचाव ही इसका उपचार है। इन्होंने शराब के घोटाले करे। ये आज सत्येंद्र जैन बैठे हैं हवाला कांड में अंदर, जिस समय दिल्ली में त्राहिमाम हो रही थी, शीश महल बना रहे थे। और कांग्रेस के तो घोटाले अगर मैं गिनने लगूं, यूपीए के घोटाले 12 लाख करोड़ के आगे गिनती खत्म कर। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जब बोला कि ये तानाशाही सरकार, तो मैंने तुरंत विरोध किया। मैंने कहा ये शब्द अच्छा नहीं लगता, हम लोकतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में रहते हैं। आपने चुना है जिस सरकार को, वो इस समय सत्ता में है। आप किसी और को चुन देंगे। बहन कहां गई यहाँ वाली? अच्छा वहां चली गई। आप अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मैं कांग्रेस को कहूंगा नहीं, जनतंत्र ने कांग्रेस, लोकतंत्र ने कांग्रेस को चुना है। इसलिए तानाशाही सरकार अच्छा नहीं लगता। ठीक वैसे ही नीति जी ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता कि एड्स से किसी की तुलना करी जाए, वो भी अच्छा। जी कुमार विश्वास जी की बात को कोट किया था, मैं अपनी बात नहीं कह रही जी। हूँ। मैं समझ गया था कि आपने किसी की बात को यहाँ पे उल्लेख किया। जी कहां से आना हुआ? राजस्थान से। अरे इतनी जल्दी क्या है? मतलब तुरंत इधर सीधे जाने की जल्दी? यस। कहां से आए हो? राजस्थान। अरे राजस्थान में कहां से? दौसा से। दौसा से तुम आए हो? अच्छा क्या नाम है? सत्यनारायण सैनी। सत्यनारायण सैनी, बहुत बहुत स्वागत है। अंदर कहाँ आ रहे थे? अंदर सर स्पेस देने के लिए आ रहा था। स्पेस देने के लिए या स्पेस लेने के लिए? स्पेस लेने के लिए। लेने के लिए। अच्छा बोलो क्या बोलना है? हमारे बोलना है, हमारे राजस्थान सरकार ने हमें फोन बांटे हैं, फ्री वाले फोन। अब वो पता नहीं 2700 का है 2800 का, वो बाउचर भरेंगे 6200 रुपए का। अब वो हमारी लुगाइयों को फोन तो दे दिए, लेकिन वो बिजी हो गई किसमें? फोन में रील देख रही है, हमारी गाय तसाई मर रही है, माखी मतलब भैंस भूखी मर रही है, और माँ बाप ध्यान को दे रहा। तो आई ऑब्जेक्टिव। बोले कहां से आए हैं? बोले दौसा से आए हैं। सैनी साहब ने कहा दौसा से आए हैं। अभिषेक आराम, दौसा से आए हैं। मैंने कहा कि बताइए, बोलिए। बोले हमारी लुगाइयों को सरकार ने वहां की एक मोबाइल दे दिया है, 2700 का है 2800 का। अब ना तो घर पे ध्यान है, हमारे बूढ़े माँ बाप भूखे मर रहे हैं, भैंसे पता नहीं कहाँ जा रही हैं, गाय कहाँ। अरे सैनी साहब, घर की लुगाइयां क्या सिर्फ इसी काम के लिए हैं कि वो ये करेंगे? आप भी तो लंबे चौड़े आदमी है 6 फीट के, कुछ आप भी तो करो। नहीं वो तो करेंगे सर। हाँ। लेकिन काम कौन करेगा फिर ऑफिस में? बोले ऑफिस में कौन काम करेगा? ये मर्द और औरत का जो इन्होंने उदाहरण दिया मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन अब ठीक है। सैनी साहब को कहा कि मैं ऑफिस में काम करता हूं, इसलिए भैंस और गाय चराने का काम और बूढ़े माँ बाप सास ससुर का काम औरतों के जिम्मे, और उनको मोबाइल दे दिया है सरकार ने, तो वो मोबाइल में रील देखती हैं। अरे भाई उनको भी तो कुछ थोड़ा मनोरंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? सैनी साहब मनोरंजन चाहिए, लेकिन सर वो मतलब गलत है ना ऐसा फ्री बांटना यार। मुझे हिंदुस्तान की जनता के विवेक पर कभी संदेह नहीं हुआ। कहां गई बहन जो यहां खड़ी थी? मुझे हिंदुस्तान की जनता के विवेक पे, पॉलिटिकल जो थिंकिंग है उस पर कभी संदेह नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि थोड़ी देर से बताएगा, लेकिन बताएगा। बोले फ्री क्यों दिया? तो वापस कर दो। लाए हो, हमें दे दो। लुगाई के पास मोबाइल है। जी जनाब। देखिए जो कुंठित कुनबा है, इसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सनातन पर वार, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और संविधान पर प्रहार। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये इतने दिन से अभी आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, पंजाब में लड़ूंगा, बंगाल में लड़ूंगा, दिल्ली में लड़ूंगा। मोदी जी 10 कदम आगे निकलते जा रहे हैं। इतना बढ़िया 140 करोड़ देशवासी G20 के प्रोग्राम से पूरा विश्व मोदी में हो रहा है, पूरा विश्व भारत में हो रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करिए। भारत आपका भी देश है। मोदी विरोध में, भारत के विरोध में बात मत करिए। देखिए आप अपनी चीजें तय कर लीजिए पहले कि आपको दिल्ली कहाँ लड़ना है, पंजाब कहाँ
अरे बस पास तो हो, मैं देख तो लें कम से कम। कहाँ से आना हुआ? बिहार में कहाँ से? सासाराम डिस्ट्रिक्ट। सासाराम। पाजी को याद आ गया होगा सासाराम। सासाराम गए थे, वो मकबरा देखा था, वो बड़ा शेरशाह सूरी वाला जी देखा था मैंने। और वहीं देखा था कि अस्पताल जो है पेड़ के नीचे चल रहे थे, वहीं देखा था, भूला नहीं कभी। इलाज चल रहा था लोगों का पेड़ के नीचे, वो ग्लूकोज टंगी थी बोतलें और चला था इलाज। तो कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना जी। बहन में से मैं आपको पूछना जरूर चाहता हूं, कांग्रेस की आप जिला पंचायत वहां से सदस्य हैं, लेकिन मैं आपको पैनलिस्ट की तरह नहीं पूछ रहा हूं, एक दर्शक के तौर पे जो उधर खड़ी थी मैं इधर ले आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कुछ कहा, आपको बोलने का इख्तियार है, आप बोलिए। जनता हैं आप, जनता के नाते बोलिए। देखिए, इस देश में मैं जैसे मध्य प्रदेश में रहती हूँ, मैं सागर जिले की रहली विधानसभा से हूँ, जहाँ पे लगातार 8 बार से मंत्री गोपाल भार्गव 8 बार से विधायक हैं, लगातार वो जीत रहे हैं। वहाँ पर इतना तानाशाही का माहौल है और पूरे प्रदेश के अंदर सागर जिले में 8 बार जीत रहे तो जनता कुछ सोचा ही होगा उसने कुछ। वही बता रहा, 8 बार से जीत रहे हैं, उसका कारण ये है कि वो बूथ कैप्चरिंग के दम पे होती है तो वो मैम कैसे बन गई बिना बूथ कैप्चर किए हुए? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन वो उसकी मैम की भाषा पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि आप बिना बूथ कैप्चर किए हुए बन गए। आप अभी आपने बताया कि मैं जिला परिषद से हूँ, सदस्य हूँ, तो बिना बूथ कैप्चर के आप बने? ये जनता है, आप जीत सकती है बगैर बूथ कैप्चरिंग के। अब वो जीत रहे हैं 8 बार से, तो वो बूथ कैप्चरिंग करके जीत रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, इसमें भी डेफिनेटली जो आप बात कर रहे हैं, वो उनने भी इसमें चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी महिलाओं के दम पर, मेरी टीम के दम पर बूथ कैप्चरिंग रोकी। आपको जरूर पदक मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी। देखिए, इनका सनातन बता देता हूँ, कितनी जल्दी इन्हें याद होगा नरेश अग्रवाल जी, विस्की में विष्णु बस हैं। अच्छा नहीं लगता है सुन के? नहीं अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा नहीं लगता, नहीं। बाबूजी नमस्ते। हाँ जी, सनातन पे कहाँ से आना हुआ? गढ़वाल से। एक मिनट कहाँ से आना हुआ? टीरी गढ़वाल से। टीरी गढ़वाल से। क्या नाम है साहब बाबूजी? वैसे मैं देहरादून रहता हूँ। देहरादून रहते हैं। क्या नाम है आपका? प्लीज वो ना, मैंने रोक दिया वो शब्द मैं लूंगा ही नहीं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरे कोई अख्तियार नहीं। ऐसे 1 लाख शो न्यूछावर हैं, किसी की भावनाओं के खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप जब चाहें किसी को कह दें विस्की और किसी को कह दें मदिरा, ये नहीं चलेगा नहीं। और जिसने कहा मैंने टोका, इन्होंने कहा कि मैंने किसी का कोट पढ़ा कुमार विश्वास का, मैंने तुरंत कहा कि नहीं मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कुछ कहा तानाशाही सरकार, मैंने रोका। जी अंदर आइए। पहाड़ के आदमी आप देवभूमि थे। एक्स आर्मी मैं बताऊं आपको। हाँ। अगर कुछ लोग जा रहे हैं रास्ते में और एक पत्थर किनारे पड़ा हुआ है, एक आदमी उसको ठोकर मारते, उसके पांव रख के निकलता है, वो पत्थर जो रास्ते में आ जाता है। हाँ। वो उस रास्ते को पत्थर हटाता नहीं है। हाँ। आगे निकल जाता है। हाँ। ये क्या हुआ? अधर्म हुआ। अधर्म है। ठीक है जी। दूसरा आदमी आता है, उस पत्थर को लांग के आगे चला जाता है। हाँ। ये ना धर्म है ना अधर्म है। हाँ जी। तीसरा आदमी आता है, वो पत्थर को हटा देता है, यार यहाँ से लोग रही हो, अलग रख देता है। हाँ। ये दूर फेंक देता है। हाँ। ये धर्म है। हाँ जी। तो बताइए हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हाँ जी। यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। तो ये अच्छाई ही नहीं है। ये अच्छाई है। अच्छाई ही धर्म है। वाह। और ये तब भी था, यही सनातन धर्म है। सनातन में आप देखिए, पहले भले ही वर्ग रहे हों, लेकिन अच्छाई को हमेशा अच्छा माना गया और बुराई को हमेशा बुरा माना गया। यही सनातन धर्म है और ये पूरी दुनिया में है। और ये तब भी था जब आदमी पत्ते पहनता था, कोई भाषा नहीं जानता था, तब भी अच्छाई को अच्छा माना जाता था और बुराई को बुरा माना। मैंने बड़ी बड़ी परिभाषाएं देखी हैं। सनातन पे बताने वाले को बड़े बड़े लेक्चर्स देते हुए सुना है, लेकिन एक आम शहरी आता है टेहरी गढ़वाल से और सनातन की परिभाषा बताता है, एक पत्थर
कोई आता है पैर से मारता है, सड़क के बीच में आता है। ये क्या हुआ? ये अधर्म हुआ। एक आदमी आता है पत्थर को नांग जाता है, ये तो धर्म है ना अधर्म है? ये अवसरवादिता हो सकती है। और तीसरा एक ऐसा है जो पत्थर हटाता है, यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब आपको। जी हर कोने में है जी, हर कोने में है ये, इसमें निश्चित तौर से मैं आया जज में आ सके जी। इस धर्म की बात से मैं पूरी तरह सहमत। उस पर अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं वैसे बीकानेर राजस्थान से हूँ, यहाँ दिल्ली में ही रहता हूँ। जॉब दिल्ली में रहते हैं? क्या जॉब करते हैं? मैं आईटी कंपनी में। आईटी कंपनी में? क्या नाम है साहब? मेरा अरिहंत कुमार बांटिया नाम है। अरिहंत बांटिया। अरिहंत भाटिया जी, मैं बहुत शुक्रिया अरिहंत जी। और आज मुझे याद आ गया, जब अरिहंत आपने कहा तो मुझे पर्युषण पर्व याद आ गया। कल से शुरू हुआ है और मन की पवित्रता की बात कहता है, वाणी की शुचिता की बात कहता है। जैन धर्म जो है सबसे आदि धर्मों में से एक है और वो भी यही कहता है कि पत्थर को हटाना चाहिए। और वो आज जो पर्युषण पर्व कल से शुरू हुआ 12 तारीख से, 1 हफ्ते का, मुझे याद आ गया आपके नाम से, अरिहंत से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आपकी कविता जरूर सुनूंगा। वक्त ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए। चलती है। किम और उनके अधिकारी इसी ट्रेन में बैठकर रूस पहुंच गए, जहां उनकी और पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है। हरियाणा पुलिस ने नूंह में हुई हिंसा के आरोपी मोनू मनेसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मोनू मनेसर की तलाश हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को लंबे वक्त से थी। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें एक वीडियो में सादे कपड़ों में दिख रहे कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते दिखे। वीडियो में साफ दिखा कि सादे कपड़ों में वो पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए पहले से जाल बिछाए हुए थे और जैसे ही वो वहां की एक दुकान से बाहर निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रोसरी शॉप में जब वो गया था मोनू, उस पर पहले से ही सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की जो टीमें थी वो नजर रखे हुए थी। उस दुकान के सामने आए सीसीटीवी वीडियो में मोनू मानेसर अपने चेहरे को कपड़े से ढका दिखाई दिया। उस पर 31 जुलाई को नूंह में हिंसा भड़काने का आरोप है। साथ ही राजस्थान में हुए नासिर और जुनैद हत्याकांड में भी वो आरोपी है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में जल्द मिलाने का दावा किया और दावा किया कि पीओके कुछ समय बाद भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। बीते कई दिनों से पीओके में रहने वाले लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बेहिसाब बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से वहां कोहराम मच गया और हर तरफ तबाही नजर आने लगी। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी कई फीट पानी के बीच चलने को मजबूर नजर आई। बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो इलाका है, ये शहर का पटेल तिराहा है। वहाँ के रिहायशी इलाकों में नदी और नालों के पानी ने धावा बोल दिया। कई इलाकों में 2 से 3 दिन तक बिजली ठप हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। वहाँ के निचले इलाकों में तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहाँ रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कई हिस्से भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहाँ शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी के साथ नालों का गंदा पानी भी भर गया और वहां रहने वाले लोग कहीं घुटने तक भरे पानी से गुजरते नजर आए तो कहीं टखने तक भरे गंदे पानी से होकर जाना उनकी मजबूरी बन गया। सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही, बल्कि इस पानी की वजह से गाड़ियां भी खराब होने लगी। इतना ही नहीं, गंदा पानी भरने की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आने लगी। यहाँ तो बहुत 4-5 फीट पानी था और पीछे नाव भी चल रही है। लगातार बारिश के बाद नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा, जिसकी वजह से लोगों का घर का सामान खराब होने लगा और हर तरफ बदबू और गंदगी पसरी दिखाई दी। कई दिन से भरे इस पानी की वजह से लोगों को बीमारियां फैलने का डर भी सताने लगा। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर मलबा आने से 4 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि जिस वक्त पहाड़ से मलबा नीचे आया उसी समय वहां से एक ट्रक गुजर रहा था, जिसकी चपेट में आकर वो ट्रक कई फीट खाई में नीचे गिर गया। हादसे के बाद हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया।
अमेरिका ने भारत में हुई G20 की बैठक को पूरी तरह सफल बताया। अमेरिका ने सम्मेलन के भव्य आयोजन के लिए भारत की जमकर तारीफ की और शानदार मेजबानी के लिए भी अमेरिका ने भारत की प्रशंसा की। We absolutely believe it was a success. The G20 is a big organization. अमेरिका ने G20 में रूस और चीन के होने के बावजूद सभी मुद्दों पर एक सुर में सहमति बनने को ऐतिहासिक कदम बताया और इसके लिए भी भारत का आभार जताया। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के एक बार फिर जनमत संग्रह कराने की मांग पर भारत ने सख्ती दिखाई। वहां रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने अगले महीने 29 अक्टूबर को फिर से जनमत संग्रह कराने का ऐलान कर दिया, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि कनाडा में अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। 2 दिन पहले प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में एक गुरुद्वारे में जनमत संग्रह करवाया था। इतना ही नहीं, इस संगठन ने 29 अक्टूबर को एक और जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा की सरकार से इस पर कड़ी आपत्ति जताई। 2 दिन पहले जब कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने जनमत संग्रह कराया, उस दिन वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने भारत के खिलाफ कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा भी उठाया था। G20 सम्मेलन के बाद 2 दिन तक भारत में फंसे रहे कनाडा के पीएम की उनके अपने ही देश में किरकिरी हो गई। G20 समिट खत्म होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को रविवार को वापस कनाडा जाना था, मगर उनके विमान में ऐसी तकनीकी खराबी आई कि वो तय वक्त पर उड़ान ही नहीं भर पाए और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को 2 दिन तक दिल्ली में ही रुकना पड़ा। इस बात को कनाडा के विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और जस्टिन ट्रूडो को जमकर घेरा। वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ने इस खबर का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ट्रूडो की सर्कस का शो भारत में ठप पड़ गया। जस्टिन ट्रूडो के विरोधी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिएव ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रूडो को भी उड़ानों की वैसी ही देरी का सामना करना पड़ा जिससे कनाडा के आम लोग दो चार होते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शुक्रवार को G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्हें रविवार को कनाडा लौटना था, मगर उनका विमान खराब हो गया, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक दिल्ली में ही फंसे रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जिस एयरबस 310-300 विमान से सफर करते हैं, कभी उसे उड़ता ताजमहल कहा जाता था, मगर अब वो विमान कबाड़ बनता जा रहा है, क्योंकि उस एयरबस 310-300 विमान को सर्विस में 34 साल बीत चुके हैं और अब उसमें बार बार दिक्कतें आ रही हैं। 2016 में जब कनाडा के पीएम बेल्जियम जा रहे थे, तब भी उनके इस हवाई जहाज में खराबी आ गई थी। इस वजह से उन्हें टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद ही कनाडा की राजधानी लौटना पड़ा था। 2018 में भी जस्टिन ट्रूडो के इसी एयरबेस 310-300 प्लेन से भारत आते वक्त परेशानी आई थी, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री की सवारी एयरबस 310-300 प्लेन को 1990 के दशक में तब के विपक्ष के एक नेता ने उड़ता ताजमहल नाम दिया था, क्योंकि विमान के इंटीरियर को अपग्रेड कर एकदम शाही कर दिया गया था। भारत में हुई G20 बैठक के सफल आयोजन से लंदन में बैठे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ झुंझला उठे। उन्होंने दावा किया कि अगर 2017 में उन्हें सत्ता से बेदखल न किया गया होता तो पाकिस्तान भी G20 का सदस्य देश बन जाता। और उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि अगर उनकी नीतियों पर अमल किया जाता तो इस बार का G20 सम्मेलन भारत के बजाय पाकिस्तान में होता। 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता। इस दौरान उन्होंने भारत में हुई G20 बैठक पर भी अपनी झुंझलाहट दिखाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में दुनिया के तमाम देश थे, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र किसी ने नहीं किया। जिसके बाद नवाज शरीफ बौखला गए और उन्होंने इसका ठीकरा इमरान खान पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार की कई योजनाएं इमरान खान ने बंद करवा दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान G20 का सदस्य बनने से चूक गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान लौटेंगे। ये जानकारी उनके भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ अगले महीने की 21 तारीख को 4 साल बाद अपने देश लौटेंगे। वो 2019 से ही पाकिस्तान से बाहर हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज शरीफ नई राजनीतिक पारी का आगाज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के एक जवान भी शहीद होने की खबर आई, जबकि कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। सेना के सूत्रों के मुताबिक कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान शुरू किया था, लेकिन जैसे ही सेना के जवान आतंकियों के करीब पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से घंटों तक फायरिंग होती रही, जिसमें एक आतंकी को ढेर किए जाने की खबर आई। मुठभेड़ वाली जगह के पास से सुरक्षा बल को आतंकियों का कुछ सामान भी मिला। माना जा रहा है कि आतंकियों को राजौरी के ही कुछ लोगों की मदद मिल रही है। राजौरी में हुई इसी मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल की अगुवाई करने वाले केंट नाम का कुत्ता शहीद हो गया, लेकिन अपनी जान गंवाने से पहले उसने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने हैंडलर को बचा लिया। तभी वो आतंकियों की गोलीबारी की चपेट में आकर घायल हो गया, जिससे भारतीय सेना के इस कुत्ते की जान चली गई। आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल में पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला करने का दावा किया। पिछले हफ्ते TTP ने चित्राल से पाकिस्तान। थोड़ी देर में होगा पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय में ग्रैंड वेलकम। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी को दी जाएगी बधाई। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा।
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। पेपरलेस कोर्ट और 4400 ई सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक चालान से निपटारे के लिए बिना वकील के वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था होगी। भारतीय वायुसेना को मिली C295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की नई ताकत। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन में रिसीव किया पहला C295 विमान। 56 विमानों की डील के तहत 16 विमान स्पेन में तैयार होंगे, बाकी के विमान भारत में बनेंगे। ने और पूरे इलाके पर कब्जा करने का ऐलान किया था और उसका यह भी दावा है कि उस इलाके में बचे पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने के लिए उसके लड़ाके उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन ने पिछले हफ्ते चित्राल जिले पर हमला किया था। उसने दावा किया कि उसके इस ऑपरेशन में पाकिस्तान सेना के 100 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के इस दावे को नकार दिया। लेकिन इस आतंकी संगठन का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा का चित्राल इलाका उसके कंट्रोल में है और उसके लड़ाके पाकिस्तानी सेना को वहां घुसने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। टीटीपी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस उसके लड़ाके चित्राल की पहाड़ियों पर गश्त करते नजर आए। अफगानिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल हैबतुल्लाह अलीज़ई ने दावा किया कि तालिबान में गुटबाजी की वजह से अफगानिस्तान तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ने के बाद से ही अफगानिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पाने की लालच में तालिबान कई गुटों में बढ़ गए। अमेरिका में रह रहे अफगानिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल हैबतुल्लाह अलीज़ई ने दावा किया कि अफगानिस्तान आतंकी संगठनों का गढ़ होने के साथ विदेशी आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना भी है। और न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अफ्रीका के आतंकी संगठनों ने पैर जमा लिए हैं, जिससे वहां के हालात और खतरनाक हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तालिबानी नेताओं ने गुटबाजी खत्म नहीं की तो वहां गृह युद्ध की आग भड़क जाएगी और अफगानिस्तान कई हिस्सों में टूट जाएगा। हालांकि अलीज़ई ने अफगानिस्तान की इस हालत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। दरना शहर में हुआ जहां तूफान के बाद हुई तेज बारिश में नदी पर बना बांध टूट गया, जिसके बाद ऐसी तबाही हुई जैसी लिबिया के लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी, क्योंकि तुर्की, बल्गेरिया और ग्रीस से होते हुए लिबिया पहुंचे डैनियल तूफान ने वहां के 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लिबिया की सरकार ने जानकारी दी कि वहां आए हाहाकारी तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान भूमध्य सागर के किनारे बसे दरना शहर में हुआ, क्योंकि नदी, रेगिस्तान, समंदर और पहाड़ों से घिरे इस शहर में नदी का बांध टूटने से सैलाब आ गया, जिसने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी। इससे पहले समंदर से उठे बवंडर ने उत्तरी लिबिया में भी खूब तबाही मचाई। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि किम जोंग उन रूस जाने के लिए ट्रेन से रवाना हो चुके हैं। खबर दक्षिण कोरिया की मीडिया ने दी थी, जिस पर उत्तर कोरिया के मीडिया ने खुद मोहर लगा दी, क्योंकि उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम के ट्रेन से रवाना होने की तस्वीरें ही जारी कर दी, जिसमें किम हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। उनके पीछे कुछ सैन्य अधिकारी भी नजर आए। यही नहीं, किम प्योंगयांग से जिस ट्रेन में बैठकर रूस के व्लादिवोस्तोक जाने के लिए रवाना हुए, उसकी तस्वीरें भी आ गई। हालांकि उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम के रूस दौरे से जुड़ी दूसरी जानकारी नहीं दी और उसने ये जरूर बता दिया कि ट्रेन में किम के साथ कौन कौन था। उत्तर कोरिया के मीडिया ने जानकारी दी कि किम के साथ ट्रेन में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री और उत्तर कोरिया की सेना के चीफ समेत कई सैन्य अधिकारी भी रूस गए। इससे पहले 2019 में व्लादिवोस्तोक में ही पुतिन और किम की मुलाकात हुई थी और कोरोना के बाद किम एक बार फिर रूस पहुंचे, जो महामारी के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे पर भड़के अमेरिका ने पुतिन पर तंज कस दिया। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने तो यह तक कह दिया कि पुतिन किम जोंग उन से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन से लड़ते लड़ते उनके हथियार खत्म हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहा है, जिसके बाद किम के रूस दौरे से भड़के अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने भी यही बात दोहराई। यही नहीं, वो ये तक बोल गए कि पुतिन किम से भीख मांग रहे हैं। I would characterize it as him begging for assistance. पश्चिमी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि यूक्रेन जंग ने पुतिन के हथियार खत्म कर दिए। नौबत यह आ गई कि उनके पास बहुत जल्द हथियार खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, उसने दावा किया कि पुतिन और किम के बीच हथियारों की डील होगी। अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि किम को पुतिन से परमाणु हथियार और खतरनाक तकनीकी मिलेगी, जो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा देगी, जबकि यूक्रेन जंग में हथियारों की किल्लत झेल रहे रूस को किम से हथियार मिलेंगे। किम जोंग उन एक ट्रेन के जरिए रूस पहुंचे और उनके इसी फैसले के बाद उस ट्रेन की चर्चा होने लगी, क्योंकि किम जोंग उन अक्सर अपनी इस ट्रेन में बैठकर यात्रा करते हैं। 2019 में भी वो इसी ट्रेन से रूस गए थे और प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक रवाना हुए थे। क्योंकि किम की ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि उसे चलता फिरता किला कहा जाता है। गहरे हरे रंग की इसी ट्रेन से वो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से मुलाकात करने भी जा चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि किम ट्रेन से विदेश यात्रा की पारिवारिक परंपरा को निभा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सॉन्ग ने की थी।
यही नहीं, कहा जाता है कि किम प्लेन से सफर करना पसंद नहीं करते। वैसे किम जिस ट्रेन से रूस पहुंचे उसमें उनके और बाकी अफसरों के लिए कमरे और कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं। ये पूरी ट्रेन बुलेट प्रूफ है और बाकी ट्रेनों की तुलना में इसकी स्पीड बहुत कम होती है और ये पटरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। किम और उनके अधिकारी इसी ट्रेन में बैठकर रूस पहुंच गए, जहां उनकी और पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है। हरियाणा पुलिस ने नूंह में हुई हिंसा के आरोपी मोनू मनेसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मोनू मनेसर की तलाश हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को लंबे वक्त से थी। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें एक वीडियो में सादे कपड़ों में दिख रहे कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते दिखे। वीडियो में साफ दिखा कि सादे कपड़ों में वो पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए पहले से जाल बिछाए हुए थे और जैसे ही वो वहां की एक दुकान से बाहर निकला उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रोसरी शॉप में जब वो गया था मोनू, उस पर पहले से ही सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की जो टीमें थी वो नजर रखे हुए थी। उस दुकान के सामने आए सीसीटीवी वीडियो में मोनू मानेसर अपने चेहरे को कपड़े से ढका दिखाई दिया। उस पर 31 जुलाई को नूंह में हिंसा भड़काने का आरोप है। साथ ही राजस्थान में हुए नासिर और जुनैद हत्याकांड में भी वो आरोपी है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में जल्द मिलाने का दावा किया और दावा किया कि पीओके कुछ समय बाद भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। बीते कई दिनों से पीओके में रहने वाले लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बेहिसाब बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से वहां कोहराम मच गया और हर तरफ तबाही नजर आने लगी। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी कई फीट पानी के बीच चलने को मजबूर नजर आईं। बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो इलाका है, ये शहर का पटेल तिराहा है। वहाँ के रिहायशी इलाकों में नदी और नालों के पानी ने धावा बोल दिया। कई इलाकों में 2 से 3 दिन तक बिजली ठप हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। वहाँ के निचले इलाकों में तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहाँ रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को सुरक्षित निकाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कई हिस्से भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहाँ शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी के साथ नालों का गंदा पानी भी भर गया और वहां रहने वाले लोग कहीं घुटने तक भरे पानी से गुजरते नजर आए तो कहीं टखने तक भरे गंदे पानी से होकर जाना उनकी मजबूरी बन गया। सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही, बल्कि इस पानी की वजह से गाड़ियां भी खराब होने लगी। इतना ही नहीं, गंदा पानी भरने की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आने लगी। यहाँ तो बहुत 4-5 फीट पानी था और पीछे नाव भी चल रही है। लगातार बारिश के बाद नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा, जिसकी वजह से लोगों का घर का सामान खराब होने लगा और हर तरफ बदबू और गंदगी पसरी दिखाई दी। कई दिन से भरे इस पानी की वजह से लोगों को बीमारियां फैलने का डर भी सताने लगा। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर मलबा आने से 4 लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जल्दी शुरू करना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग बोलने के लिए आतुर भी हैं और मुझे भी लगता है कि उनसे जरूर बातचीत जरूर होनी चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आना बहुत जल्दी मेरा भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर जरूर आएंगे, मेरा वादा है। और क्या करते हैं आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेड क्या है आपका? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर। और तुम कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर, बिहार से। मोदी जी बतिया हैं, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, कहाँ गए वो गजल सुनाने? हाँ जी, सुनाइए अरिहंत जी। जी, जो सर ने ये बोला था कि अच्छा ही हर धर्म है, उसी को जोड़ते हुए मैं 4 पंक्तियां मैंने जो खुद ने लिखी है वो बोलना चाहूंगा कि धर्म क्या है। जी। लोग हमारा देश विविध धर्मों का देश है। हम कहते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जैन है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि धर्म कभी हिंदू या मुसलमान नहीं होता। हाँ। धर्म कभी हिंदू या मुसलमान नहीं होता।
धर्म किसी इंसान की पहचान नहीं होता। बांट दिया हम इंसानों ने भगवान को भी, ध्यान से सुनिएगा, बांट दिया हम इंसानों ने भगवान को भी, पर याद रखना इंसानियत से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का स्वागत है। उमाशंकर जी फंस गए थे ट्रैफिक में, आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आज की जो डिबेट है उसका जो आगाज किया था वो यहां से किया था कि आपने कहा कि पंजाब हम लड़ेंगे, हरियाणा हम अकेले। हुड्डा साहब ने कहा कि हरियाणा हम लड़ेंगे अकेले। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हमने तो INDIA का गठन ये है कि लोकसभा में हमारा कोऑर्डिनेशन समन्वय हो रहा है। तो वो कह रहे थे हम हरियाणा अलग लड़ेंगे, आपने कह दिया कि नहीं भाई, आपको याद नहीं है आदमपुर में क्या हुआ था, जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की, लिहाजा हम तो लड़ेंगे। तो काहे का समन्वय, कैसा समन्वय, किधर का समन्वय, कौन सा समन्वय, कैसा समन्वय बना रहे हैं आप? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी कब बनती है? जब सारे घोड़े अलग अलग भाग रहे हो। नहीं, हाँ, हम अलग अलग पार्टियां हैं लेकिन एक साथ आए हैं। हम में मतभेद हो सकता है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी और इसीलिए बैठक की जरूरत। चुनाव अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, चुनाव अलग लड़ेंगे। लोकसभा के लिए कोऑर्डिनेशन हो रहा है, विधानसभा के लिए तो नहीं हो रहा। तो विधानसभा अलग, अभी तो ये कर ले। और हाँ, घोसी हमने एक साथ लड़के दिखा दिया ना। मोदी के डर से सारे इकट्ठे हुए हैं ये चोर लोग। मोदी के डर से हुए हैं सारे एक, ये सेंटेंस एक्सेप्टेबल। मोदी के डर से सारे, भाई मैं आ गया, उमाशंकर आ गया। मोदी के डर से सारे हुए हैं एक, ये शब्द एक्सेप्टेबल, लेकिन बाद वाला शब्द नहीं है जो आपने बोला, वो मैं नहीं मानता। वेरी क्विक। देखिए, आज मुंबई में बैठक हुई है तो सनातन विरोधियों की जैसे लाइन लग गई है। ये बात सोचने की, अभी मेरे बड़े भाई ने बोला था कि पत्थर हटाना धर्म है। ये अगर धर्म ना होता तो वो जो पहले क्रांतिकारी थे, तिलकधारी मंगल पांडे, अगर वो गौ मांस की निकली हुई वो बुलेट को मुंह में रखने से मना ना करते तो आज आजादी की सांस में ना आप होते ना मैं होती, और ये सब के सब अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। अंग्रेजों की बनी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये लोगों ने, इन लोगों ने, ये कहते हैं कांग्रेस ने आजादी दी, सुभाष चंद्र बोस की हत्या किसने करी? सर्टिफिकेट की दुकान ये चलाएंगी क्या? शंकराचार्य है क्या भारत की? जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, तो शंकराचार्य नहीं बुलाए जाते। जब मंदिर का ताला खुलता है तो तब तो ये नहीं बात करते हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई होती है तब तो ये बात नहीं करते। जब शहादत की लिस्ट में नाम लिखाने की बात होती है ये नदारद रहते हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाते हैं। अब सनातन, अरे संजय निषाद अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे भगवान राम को दशरथ की संतान मानने से उन्होंने मना कर दिया, उस पर ये निकालेंगे क्या उनको पार्टी से? नीति मुझे एक सेकंड दो, नीति एक सेकंड। प्रतीक भैया, मैंने पहले भी कहा था इनको राजनीतिक मोतियाबिंद है, इसलिए कहता हूं ये बात कि जब संसद बना हर वक्त हिंदू संस्कृति या देश की संस्कृति के सभी धर्मों के साथ पूजा पाठ के साथ चीजें होती है, इनको दिखता नहीं। भाजपा एक कैंपेनिंग चला रही है, मेरी माटी मेरा देश, ये चला रहे हैं मेरी पार्टी मेरा फेस, ये अपने फेस के लिए ही लड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात भैया, कौन ठेकेदार बना बैठा है? हम कोई ठेकेदार नहीं है, लेकिन 140 करोड़ देश की जनसंख्या में अगर 80% सनातन है, अगर उसकी संस्कृति पे वार करोगे तो खड़ा ऋषभ तिवारी और एक जनता भी होगा। प्रतीक भाई मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कई सारे प्रश्नों का जवाब देना है। अगर सनातनियों का सबसे ज्यादा कोई विनाश करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, इनका कोई ना ईमान है ना कोई धर्म है, ये भाजपाई सत्ताजीवी लोग हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेश अग्रवाल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, सबसे ज्यादा कोई विनाश करने का काम किया भाजपा के। अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। सर ये सनातन की बात कर, कोई आराम से सारे लोग बच्चों को ले जाएं या बच्चों की आंखें बंद करें, कान बंद करें, अच्छी बातें नहीं हो रही। जी सर सुनिए जी, सनातन पे ये बात करते हैं, नया गठबंधन बना है। एक गठबंधन 90 के दशक में था, बना था समाजवादी पार्टी ने। क्या नारा दिया था इन्होंने? मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। मैं नाम भी नहीं ले सकता, मेरे आराध्य जिनका मंदिर बन रहा है उनको हवा में उड़ा रहे थे। ये वही मानसिकता है। आज गठबंधन करते हैं आप आज बताओ, आज इस गठबंधन में बताना होगा
आपने तो कहा कि ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि सनातन को खत्म करना है। आप बताओ आपके पास कौन सा मॉडल है सनातन को खत्म करने का? क्या मुलायम सिंह के तरह राम भक्तों पे गोली चलवाओगे? क्या ताहिर हुसैन के तरह छत से पेट्रोल बम चलवाओगे? क्या कांग्रेस की तरह हमारे आराध्य की बात करने वालों को जेल में डालोगे? नरेश अग्रवाल पर बात कर लीजिए। लोकसभा में नरेश अग्रवाल जी ने क्या कहा था, कह पाएंगे? मैंने इनको मना किया था। मैं इनको मना किया था। नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम भी नहीं कह रहे हैं। सनातन दो तरीके का, एक सनातन जो हम सब मानते हैं जिसमें सबको साथ लेकर की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जिसमें भावना है। लेकिन बीजेपी का एक सेकंड बीजेपी का सनातन कैसा है कि शंकर जी के अर्घा पर हाथ धो लेते हैं। बीजेपी का सनातन सीता जी को मैं मतलब गठबंधन के बारे में कुछ कहना। कहाँ से आना हुआ? मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मैं राजस्थान का आदमी, अच्छा लग रहा, धीरे धीरे बोल रहा। मैं ये कह रहा था, हमारी राजस्थानी भाषा में एक कहावत है। क्या कहावत है? ओ संग द्वारी का ना पूगे। मारवाड़ी है ये। हाँ, और संग द्वार के नहीं पूगे। मतलब ये जो गठबंधन है ना, आप चाहे तो सब लिख ले लो। ये संगठन अगर अंतिम मतलब जो फाइनल है और तो पहुंच जाए तो मेरी गारंटी। दूसरी, मारवाड़ी कह रहा है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। मारवाड़ी अगर कह रहा है ना, कहाँ से आना हुआ? हम किशनगंज जिला बिहार हैं और गलगलिया। गलगलिया, किशनगंज जिला बिहार। गलगलिया, किशनगंज जिला गलगलिया। हाँ, हम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। नरेंद्र मोदी भारत किसान है, नरेंद्र मोदी आंधी और तूफान है, नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है, नरेंद्र मोदी देश की शक्ति है, नरेंद्र मोदी दुश्मनों के लिए तलवार है। पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, वो कुछ करके दिखलाएगा, भारत को नंबर 1 पर ले जाएगा। जय भारत, जय हिंद। कौन काम करते हैं? राइटर, गाना, डायलॉग लिखते, हमारा कोई ले ही नहीं रहा। आपका चैनल देखते थे, बहुत सारा हमारे पास डायलॉग है, बहुत सारा डायलॉग है, देश के ऊपर है। देश के ऊपर? देश के ऊपर। बोले हम राइटर हैं, डायलॉग कोई ले ही नहीं रहा है। कोई नहीं ले रहा है। तो बोले भैया जी के पास चले जाओ, वो ले लेंगे। भैया जी सब ले रहे हैं। हाँ तो दूसरा डायलॉग सुना दे। बतिया वाले हो ना तुम? हाँ जी। यहाँ से लोग जो है आतंकवाद बनने के लिए विदेश में जाता है। अब विदेश से आतंकवाद बन के आता है, यहीं के लोग के मारता है। उसके ऊपर एक डायलॉग लिखे हैं। क्या किया इस दुनिया में आके, दुश्मनों से मिल गया रिश्वत खा के। अगर देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहोगे तुम, क्या करोगे पीछे पछता के। गरज कर पाकिस्तान भारत को ललकारता है, उजड़ रही है देश अपना, जरा सा सोचिए। है लड़ने की हौसला, हिम्मत से सहयोग कीजिए। मिटा डालूंगा उस देश को जो आतंकवाद बढ़ाता है, जला डालूंगा उस देश के नेता के दोहरी नीति अपनाता है। और पूरे देश की जनता को आतंकवाद के खिलाफ जगाना है। उसके लिए अब हमारा भी डायलॉग सुन लो। यहाँ क्या करता है, सीधे बॉलीवुड जाओ। आता जस्ट मिनट जी। जनाब सर, हमारे बीकानेर की जन्मभूमि पर आचार्य विजयराज जी ने जन्म लिया और उनकी 50वीं दीक्षा वर्ष अभी पिछले। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विकास सुखानी है। जी सुखानी साहब, मैं बीकानेर राजस्थान से आया हूँ। स्वागत है सर आपका। तो 50वीं दीक्षा वर्ष पे उन्होंने आत्महत्या, जो आजकल पूरे भारत में झुंड रहे हैं बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आगे यहाँ आइए जनाब आली। इस कहाँ थे अभी तक? हाँ जी, मैं यहीं पे आपका अच्छा, इंतजार कर रहा बोलिए। था। तो जो आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, उस बच्चे, हाँ, उससे आचार्य श्री व्रथित होके और उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, आत्महत्या मुक्त भारत का, आत्महत्या मुक्त। मैं आप राजस्थान से हैं, मुझे कोटा का एक छोटा सा फैक्ट रखना है। मैं रोज इस चीज को देखता हूं। 6 साल में रोज हम चिल्लाते हैं, रोज हम डांटते हैं, रोज हल्ला मचाते हैं। 6 साल में 1100 लोगों ने, बच्चों ने आत्महत्या की है। 11 कल भी हुई है कोटा में। 1100 से ज्यादा है 6 साल में कोटा में। आप बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं और मैं ये जो संकल्प पत्र आप लाए हैं भरवाइए, सिर्फ भरवाइए नहीं, विश्वास करिए उस पर। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। मुझे तो इसकी तरफ देखिए, कहां चले गए राइटर। कभी किसी ने कुछ नहीं लिया, कोई डायलॉग नहीं लिया, जीवन में निराश थे। एक मौका मिला, भैया जी कहीं में आ गए, बोला क्या मालूम। कभी किसी को कुछ नहीं पता। आपका काम सिर्फ, गीता में भगवान यही तो कहते हैं, आप अपना कर्म करिए, कर्तव्य करिए, और आप अगर आप संकल्प सही है, निश्चित तौर से आप मंजिल पे पहुंचेंगे।
निश्चित तौर से आप मंजिल पर पहुंचेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। नहीं, बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस। बच्चे कोटा में आत्महत्या करें, युवा बहुत दुखद है। साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आचार्य सिंह ने इस पर एक कविता लिखी थी जिससे उनका जो मन के भाव है साथ में 5 मिनट में लेना चाहूंगा। मैं आपकी कविता जरूर सुनूंगा, मुझे आप कविता लिख के दे दीजिए। मैं आपका संकल्प पत्र के साथ जुड़ा हूं और इस भावना के साथ हूं, बहुत पूरी। और निश्चित तौर से मैं पूरे देश में घूम रहा हूं और ये आपकी बात को मैं पूरे तमाम देशवासियों तक पहुंचाना चाहूंगा, निश्चित तौर से। जी बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप इस मुद्दे की बात कर रहे हैं तो आत्महत्या निराशा के कारण होती है और ये नहीं होना चाहिए। युवाओं को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मोदी जी की सरकार के बाद ये फैक्ट चेक कर लीजिए आप लोग, 4 गुना ज्यादा आत्महत्याएं बढ़ी हैं। सिर्फ युवा की ही नहीं, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है, युवाओं की आत्महत्याएं बढ़ी है, बेरोजगारों की हत्याएं बढ़ी है। एमएसएमई सेक्टर जो बर्बाद हुआ लॉकडाउन के बाद, उसको संभालने के लिए सरकार को जो करना चाहिए था, क्योंकि सरकार इतना गैर जिम्मेदाराना बयान अच्छा नहीं लगता। ये गैर जिम्मेदाराना, मैं आ रहा हूं, गैर जिम्मेदाराना बयान। मुझे याद है अच्छी तरह से इस देश में जब सरकार थी और किसान आत्महत्या कर रहे थे कॉटन के मुद्दे पर, मुझे याद है, और वो आंकड़ा मुझे याद है अमर शंकर जी। 17,000 किसान करते थे, कांग्रेस की राज में 12,000 मोदी है। नहीं आत्महत्या पे नहीं, प्लीज बैठिए, सारे लोग बैठिए। जी, मोदी है तो ये भारत है, मोदी नहीं रहता तो पाकिस्तान से भी हालत बेहतर हो जाता खराब। मोदी है इसीलिए भारत बचा हुआ है। कहाँ से आना हुआ आपका? हमरा दरभंगा से आए हैं। दरभंगा बिहार से। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ बचवा सब रहता है। बचवा रहता है सब यहाँ। बैठिए, आप बैठिए, बुजुर्ग आदमी आप बैठिए। जी नमस्ते। कहाँ से आना? बैठिए बाबूजी। मैं बैठा। कहाँ से आना हुआ? यूपी में, ललितपुर से। ललितपुर ना बोलिए, छोड़िए जब तक मिले उधार। ललितपुर मुझे बिल्कुल दिल में बसा हुआ है। मैं बिल्कुल ललितपुर की एक कल्पना मेरे दिमाग में है और मौका लगा तो लोकसभा चुनाव में ललितपुर जरूर शो करूंगा। जी, कैसे आना हुआ इधर? ये बेटा रहता है मेरा। बेटा रहता, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसे। जी बाबूजी बोलिए। हाँ, हमको कहने का माने है, विपक्ष से पूछ रहा है कि ईडी और सीबीआई किसने बनाया? मोदी जी बनाए कि पहले से बना हुआ है? तो पहले से बना हुआ है तो जाता है, काहे बनाए ये लोग? ये तो चोरी करेंगे तो बनेगा नहीं। चोरी करेगा तो पकड़ाएगा नहीं। तो पकड़ाएगा नहीं वो। पकड़ाएगा तो जरूर। लेकिन मुझे एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहनी है कि आत्महत्या पे कृपया किसी भी तरह का कोई राजनीति करने लगे। मैं उमा शंकर आ रहा हूँ। ऋतिक भैया, आपको चेहरे से पसीना आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है? अरे काम कर रहे हैं तो काम करने आ रहा है? नहीं, आपको मोदी जी के कारण पसीना आ रहा है। ये मानसिकता इनकी। हमें ये विषय करना चाहिए, एक सकारात्मक विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर कोई आलोचना करना तो ये पूछिए कि अभी अगर आत्महत्या हो रहे मोदी जी तो उसके लिए क्या नए नए विकल्प हम बना सकते हैं, ये होनी चाहिए विपक्ष की आलोचना। विपक्ष की आलोचना ये होनी चाहिए, अगर आप G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो आप उसको कैसे लॉन्च करेंगे, ये होनी चाहिए विपक्ष की बात। अगर आप विपक्ष की बात करते हैं तो ये होना चाहिए, आप किसान को दुगनी आमदनी की बात करते हैं तो क्या क्या नीति है आपके पास, ये होनी चाहिए। ना कि ये कि मुझे कब जो है मोदी के कारण। बोले एक आदमी जा रहा था, वही पत्थर वाले कहाँ? अच्छा आप ही तो हैं। बोले लड़खड़ा के गिर गया। बोला अच्छा हुआ गिर गया। ठोकर लगा गिर गया, अच्छा हुआ गिर गया। अरे मरा क्यों नहीं, मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। एक नीति ये है और एक नीति ये है कि पत्थर हटाना है।